नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में दिल्ली चुनावों का ताप दिख रहा है। रमेश विदुड़ी ने एक बयान दिया प्रियंका गांधी को लेकर और दिल्ली की सड़कों से जुड़ा हुआ उस बयान को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गहरी आपत्ति जताई है, बड़ी आपत्ति जताई है। अशोक गहलोत जी ने कहा है कि इस तरह के बयानों के बाद भी बीजेपी की चुप्पी जो है इस मुद्दे पर, वो वाकई में परेशान करने वाली है। तो राजस्थान की राजनीति में दिल्ली चुनाव का जो असर है और क्या इस मुद्दे पर बीजेपी की जो चुप्पी है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी? बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया। इस बात से ये तो साफ है कि बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि कोई भी चाहे विधायक हो, सांसद हो, राजनेता हो, उन्हें इस तरह के बयान देने चाहिए या नहीं, एक बड़ी बहस का विषय नहीं दिए जा सकते। किसी भी राजनेता के द्वारा ऐसे बयान जो हैं वो सभ्य समाज की भाषा नहीं है, वो भी इस कद के नेता और किसी भी कद के नेता के लिए नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष भारद्वाज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अशोक गहलोत जी ने दिल्ली के चुनाव में एक बार फिर से हेडलाइन में जगह बना ली है, लेकिन बात सिर्फ हेडलाइन की नहीं है। बात यह है कि जो उन्होंने सवाल उठाया है वो काफी वाजिब है, बड़ा है। लेकिन बीजेपी कैसे चुप रह सकती है? अगर विपक्ष मजबूत हो तो बोलने पर मजबूर कर ही देता है। देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे नारी का जो हमारे समाज में सम्मान है, और सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि हम देखें पूरे विश्व स्तर पे देखें, बल्कि हम चूंकि सनातनी है, हमारी जो कथाएं जो सनातन से जुड़ी हुई होती है, आध्यात्मिक कथाएं हो चाहे वो पौराणिक कथाएं हो, उनमें भी हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत है कि किस प्रकार से सीता माता पे रावण ने बुरी निगाह उठाई है। उसके बाद जो सोने की लंका कही जाने वाली लंका का और रावण के पूरे परिवार का क्या हश्र हुआ, हमारे सामने महाभारत का उदाहरण प्रस्तुत है कि द्रौपदी के ऊपर पांडवों ने गलत निगाह रखी तो उसके बाद भी उनका पूरे कौरव वंश का क्या हश्र हुआ। और ऐसी स्थिति में जाकर के देखिए कि भाजपा अपने आप को सनातन की पैरोकार पार्टी कहने का दंभ बढ़ती है, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा इस प्रकार के बयान देना कोई पहली बार नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं जो है कई बार महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हैं। शशि थरूर जी की जो वाइफ थी सुनंदा पुष्कर जी, उनके बारे में उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा शब्द कहा। उन्होंने कांग्रेस सांसद रेणुका शाणे जी की हंसी की तुलना रामायण काल के एक नेगेटिव पात्र से जो है उन्होंने करने का प्रयास किया। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल जी ने जया बच्चन जी के लिए जिस प्रकार से हल्के शब्दों का प्रयोग किया, उसी कड़ी में देखिए कि रमेश विदुड़ी जी ने जिस प्रकार से बयान दिया, और सिर्फ कांग्रेस नेता पे बयान दिया ये आवश्यक नहीं है, वो चाहे वो भले ही वो किसी भी पार्टी के नेता पे बयान देते हैं। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी हमारा उतना ही मुकाबला है जितना भारतीय जनता पार्टी से। परंतु देखिए दिल्ली की सीएम के खिलाफ भी उन्होंने जिस प्रकार से उनके पिता के ऊपर आरोप लगाए, उनका जिक्र किया, तो निश्चित तौर पे देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग एक तरफ सनातन के पैरोकार बनते हैं, और हम जब इस तरह के बयान देते हैं तो पूरे विश्व में क्या मैसेज आता है। सिर्फ आपकी पार्टी की छवि धूमिल नहीं होती, बल्कि आप जब अपने आप को सनातन से जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे धर्म के ऊपर भी कहीं ना कहीं, हमारे संस्कारों के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कई बार टंग ऑफ स्लिप वाली स्थिति अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पे अगर पार्टी को, अपने नेता को कहना चाहिए, पार्टी को ये बयान देना चाहिए अपने ऑफिशियल फोरम पे कि भाई नेता का उसका पर्सनल बयान था, और पार्टी जो है उसकी कड़ी निंदा करती है, और वो नेता को खुद को जी भी आगे बढ़ जी, करके माफी मांगनी चाहिए। तो ये कड़ी निंदा तो अशोक लोकतंत्र में गहलोत जी ने भी की है, विपक्ष भी कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष, राजनीतिक दल बीजेपी, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरने वाली बीजेपी, राजीव जैन जी जब ऐसे मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो अपने प्रवक्ता को भेजने का साहस तक नहीं जुटा पाती। देखिए मीना जी, ये राजनीतिक दलों की वो जो हमेशा की एक आदत रही है कि जब वो कहीं भिड़ते हैं तो अपने प्रवक्ता को नहीं भेजते इस तरीके की डिबेट में। ये पूर्व में भी कई बार हुआ है, कहीं कांग्रेस का हुआ है, कहीं भाजपा का हुआ है। तो वो जो चीजें वो तो है, लेकिन जो विदुड़ी का बयान है वो राजनीति में जो भाषा की मर्यादा गिरती जा रही है उसका एक नया एक उदाहरण सामने आया है। ये पूर्व में भी भाषा की मर्यादाओं का तो खैर कई बार हुआ है, लेकिन ये इस बार भी हुआ है। अभी चुनावी जो सियासी जब मैदान सस्ता है तो उससे पूर्व कई बार कुछ नेता इस तरीके से बोल जाते हैं, तो कहीं नहीं होना चाहिए। इसमें एक राजनीतिक दल, मेरा तो एक अलग तरीके से भी ये मानना है
कि राजनीतिक दलों को अपनी भाषा की मर्यादा की एक आचार संहिता भी खुद के स्तर पे बनानी चाहिए, जो वो पालन वो खुद ही करें। ये कोई किसी दबाव में नहीं होगा, ये स्वेच्छा से, जैसे मीडिया के लिए भी कई बार कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्व इच्छा की जो बात है राजीव जैन जी, राकेश वशिष्ठ जी, क्या करना चाहिए बीजेपी को रमेश विदुड़ी के साथ? देखिए मीरा जी, ये जो जिस तरह का बयान आया है, इसका कोई भी समझदार व्यक्ति कोई इसका समर्थन नहीं करेगा और हर व्यक्ति इसको कंडेम करेगा। लेकिन आप पिछले खास तौर से 11-12 सालों से देखें, खास तौर से 2014 के बाद सभी पक्षों में बड़े बड़े बयान भी नए नए पैदा हो गए। यहाँ तो चलो मैं विधुड़ी की बात का समर्थन नहीं करता, उस पर घोर आपत्ति करता हूँ, उसको जो है मैं स्वीकार, कोई भी सभ्य व्यक्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ये स्थिति ये है मीना जी कि हम करें सो लीला, दूसरे करें सो पाप। विपक्षी पार्टी में जितने भी हैं सब भी अलग अलग तरह के बयान देते रहे हैं। किसी ने आपके मोदी को टारगेट करने का ज्यादा काम किया, उसको कभी आपका आपका खून से हाथ रगे होना बताया, कभी उसके बाप को भी चेंज कर दिया। उन्होंने किसी एक कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र गौतम मोदी, किसी नेता ने कहा कि इसकी बोटी बोटी काट देनी चाहिए, और तो और इसका जो शीर्ष नेतृत्व है वो मंच पर खड़े होकर कहता है कि मोदी चोर है, चौकीदार चोर है। तो इस तरह की भाषा कोई भी स्वीकार करने लायक नहीं होती। हम सभी राजनीतिक दलों को, देश के राजनीतिक दलों को तय करना पड़ेगा कि संसद में या बाहर किसी तरह की भाषा पर अमर्यादित भाषा का उपयोग ना किया जाए। या कोई और इसके लिए ये तभी संभव है कि जब हम लोगों राजनीतिक दलों के अंदर जागरूकता आए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस तरीके का राजनीतिक रूप से भाषा पर जो पतन हुआ है उसमें फिलहाल कोई आगे के वर्षों में कोई सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि अब दिल्ली के जो चुनाव आ गए उसमें आप आदमी पार्टी भी, आपको ध्यान हो तो विधानसभा में केजरीवाल की भार तो दे नहीं सकते वो भाषण। उन्होंने कहा था कि मोदी चोर है, मोदी देश का दुनिया का सबसे भ्रष्ट आदमी है, मोदी राष्ट्र विरोधी है। क्या कोई सभ्य आदमी इस बात को स्वीकार कर सकता है कि देश का प्रधानमंत्री कोई राष्ट्र विरोधी हो सकता है? क्या मोदी के ऊपर कि कभी भी किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे? नहीं लगे, लेकिन कह रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं लगे तो फिर बुरा लगता है। तो मेरा मानना तो यह है कि अब मैं नहीं समझ पा रहा पार्टी क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी नहीं करेगी, लेकिन एक बात तो है, पार्टी के किसी भी नेता ने विधुड़ी के इस बयान का समर्थन नहीं किया, और जितने भी आपस में चर्चाएं हुई टीवी डिबेट्स के अंदर, बीजेपी के नेताओं ने भी इस बात को कंडेम किया और कहा कि हम इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो इसकी विधुड़ी की भाषा है। अब पार्टी इलेक्शन का समय है, मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ काम कर पाएगी, लेकिन भाजपा को भविष्य के लिए कम से कम अपने ऐसे बयानवीर नेताओं पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे दूसरा कोई कहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता उसका निर्णय करती है। तो पार्टी को इस बात को उन पर लगाम कसने की जरूरत है कि वो अपने ऐसे बयानवीरों पर लगाम लगाए और उनको चेतावनी दे कि राजीव जैन जी ने एक कोड ऑफ कंडक्ट की बात की और राकेश वशिष्ठ जी लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, अब तक इस देश में राजनेताओं ने ऐसे अनगिनत बयान दिए हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपने नेताओं के इन बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं, जैसे अभी बीजेपी ने साधी हुई है। और इसी को अशोक गहलोत जी इस वक्त निशाना बना रहे हैं कि भाई बीजेपी ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, बीजेपी को क्या करना चाहिए? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी, बात तो सही है, बीजेपी ने चुप्पी साधी है, उसको लेकर अशोक गहलोत ने निशाना बनाया है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये भी हम जानते हैं, और जो हमारे राजनीतिक दलों में नेताओं की मानसिकता है वो भी इस चीज को दर्शाती है। अशोक गहलोत के निशाने पर विधुड़ी है, इससे मना नहीं किया जा सकता, मगर बीजेपी को सामने आना चाहिए।
बीजेपी को सामने आके इस बात को कंडेम करना चाहिए और अपने नेता से इस बात के लिए माफी मंगवानी चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि एक स्वस्थ मैसेज समाज के अंदर जाए। मगर मीना जी ऐसा होता नहीं है, कुछ चीज को अवॉइड किया जाता है, पार्टियों के द्वारा नजरअंदाज किया जाता है, जो कि सबसे गलत बात है। मीना जी, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि जो देश में हालात बनते जा रहे हैं राजनीतिक दलों के, वो इस तरह की शब्दावली को कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो, मैं सीधा सीधा कहूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आपका सामना करने में अपने आप को असमर्थ पा रही है। तो ये जो बौखलाहट है नेताओं की, उस स्थिति को देखते हुए वो निकल निकल के सामने आ रही है, जो कि बहुत गलत है। एक स्वस्थ राजनीति के अंदर, एक स्वस्थ राजनीतिक माहौल को स्थापना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, तो उनको साफ तौर पर विदुड़ी को कंडेम करना चाहिए ताकि उनके अन्य नेताओं को मैसेज जा सके। एक और तो मैं मीना जी हम बात करते हैं 33% आरक्षण दिया जाए महिलाओं को राजनीति में, और दूसरी तरफ हम इस मानसिकता के साथ राजनेताओं को मैदान में उतारते हैं, तो कहां से महिलाओं का सम्मान होगा इस देश के अंदर? विदुड़ी द्वारा जो किया गया वो कंडेम्ड होने लायक है, इससे मना जी, नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके मगर बाद विदुड़ी बीजेपी से इस विषय पे चुप है। और मुझे बहुत बड़ा और गहरा विश्वास है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर एक दो बयानों के बाद पीछे हट जाएगी। इसका एक बड़ा कारण ये है कि अब तक के इतिहास में जितने इस तरह के बयान राजनेताओं के आए, सारे राजनेता लगभग एक दो बार आपत्ति के बाद एक ही पिच पर आ जाते हैं। ऐसे लगता है कि इस मुद्दे पर सब एकजुट है, जैसे कि सैलरी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक होकर एक सुर में विधेयक पास हो जाता है। क्या पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करेगी कि ये रमेश विधुड़ी आखिरी व्यक्ति बन जाए महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान देने वाले? देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि रमेश विदुड़ी जी द्वारा जो आपत्तिजनक बयान दिया गया, ये पहली बार नहीं है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पूर्व संसद में इन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय के सांसद को इन्होंने जिस प्रकार से एक बहुत अभद्र और बहुत ओछी भाषा में इन्होंने संबोधित किया था, वो भी चर्चा का मुद्दा बना था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जरूर आगे आकर के इस बात से अपनी असहमति व्यक्त की थी कि हम इनसे सहमत नहीं है, परंतु जिस समय ये विदुड़ी जी बयान दे रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो हंस रहे थे, वो टीवी कैमरों में सबने देखा, देश ने देखा। इस प्रकार का जब दोहरा आचरण होता है तो निश्चित तौर पे आगे लोगों को छूट मिलती है, और इसी चीज का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी यदि उस समय इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है तो आज ही नौबत नहीं आती। मैं अभी जैन साहब जो है वो अभी संसद राजनेताओं की भाषाओं की शब्दावली क्या का जिक्र कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे पिछले 10-12-11 सालों में राजनीतिक दलों की भाषा में निश्चित तौर पे गिरावट आई है, जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू की गई। निश्चित तौर पे सभी पार्टियों के नेता कहीं ना कहीं कोई कम स्तर पे कोई बड़े स्तर पे इसमें शामिल रहा। पर देखिए, एक शब्द कहा जाता है, एक होती है संसदीय शब्दावली, संसद में जो शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, जो नहीं किए जा सकते। निश्चित तौर पे मेरी उम्र भले 45 साल है, परंतु मैं 18 साल में एनएसयूआई ज्वाइन करके मैं राजनीति में मेरा प्रवेश हो चुका था। लगभग 27 साल हो चुके हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि आज के 10-11 साल पहले हम लोग कहीं बैठते थे, कहीं हंसी मजाक भी करते थे, तो हम लोग एक दूसरे को टोक दिया करते थे कि भैया असंसदीय शब्द है, इसको काम में मत लो। तो जहां पे मतलब संसद के या विधानसभा के बाहर भी जो है राजनीतिक पार्टियों में इस बात पे विशेष ध्यान रहता था कि जब हम यदि आपने किसी इस बात का जिक्र किया है पौरुष भारद्वाज जी, तो जी एक बार इस बात का जिक्र थोड़ा और गहराई से कर ले कि जैसे आपने कहा कि एनएसयूआई में और आपने बैठ के आपस में चर्चा की, तो आप 4 वरिष्ठ लोग तो बैठे हुए हैं। 4 पुरुष जब साथ बैठते हैं तो माँ और बहन उनकी गालियों में किस कदर होती हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जब हमारा समाज इसी तरह की सभ्यता के साथ आगे बढ़ेगा, तो जो 4 व्यक्तियों के बीच में यानी 4 पुरुषों के बीच में जो बात बिना कैमरे की होती है, वो कभी कभी कैमरे पर भी आ जाती है। तो राजीव जैन जी, पूरी पुरुष बिरादरी को दरअसल उससे कोई आपत्ति होती ही नहीं है, सिवाय ये बात करने के कि कैमरा के सामने आ गई बात। देखिए मीना जी, जैसे अभी पौरुष जी बता रहे थे कि जैसे संसदीय शब्दावली, विधानसभा या संसद में जो कैमरियादित भाषा का इस्तेमाल हो जाता है तो उसको कार्रवाई से भी निकाल दिया जाता है।
लेकिन राजनेताओं की जो सार्वजनिक मंचों पे या सार्वजनिक जगहों पे जो टिप्पणियां की जाती हैं वो कई बार आपत्तिजनक होती है, अमर्यादित होती है, उनसे बचना चाहिए। अब बंद कमरे में क्या बात होती है क्या नहीं होती है, आज टेक्नोलॉजी का भी जमाना है, नेताओं की रिकॉर्डिंग हो जाती है, ये कैमरे है, फोन, मोबाइल, सब चीजें, मतलब जो टेक्नोलॉजी का युग है तो उसमें वो सब चीजें सार्वजनिक भी हो जाती है। कई बार कोई नेता सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं देता, लेकिन वो आपसी बातचीत किसी अपने कार्यकर्ता से या किसी से करता है तो वो भी कहीं ना कहीं कई बार सार्वजनिक हो जाती है। ये हमने देखा है, कई चीजें वायरल हो जाती है, वो भी एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन जो विदुड़ी ने बयान दिया वो तो मतलब उसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने बाद में संभवतः खेद भी जताया इसको लेके, मतलब उस बयान को बाद में जब ज्यादा विरोध हुआ कहीं हुआ तो उनका एक बयान मैंने देखा है, वो उसमें आया कि जिसको मतलब गलत लगा हो तो मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ और उस बयान को वापस लेता हूँ। ये चीज उनकी कहीं ना कहीं आई। इसके बाद पार्टी कहीं चुप हो गई। पर मीना जी, जिस तरीके से सरकार की योजनाओं की एक उम्र होती है, इन नेताओं के बयानों की भी एक उम्र होती है। जैसा आपने अभी जिक्र किया कि लोग भूल जाते हैं या राजनीतिक दल अपने दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो ये बयान आप बहुत 15-20 साल पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का भी इसी तरीके का एक बयान आया था। वो क्या रहा, कुछ समय तक वो चर्चा में रहा, फिर हंसी मजाक में भी वो चीजें चलती रही। कहीं ना कहीं जब आप और हम अनौपचारिक रूप से कई नेताओं के साथ बैठते हैं तो वो उस बयान की भी जिक्र कर देते थे कि यार वो तो ऐसा कहा। अब इस तरीके का जो बयान आया, तो इन बयानों की, जो राजनीतिक सियासी लोगों के बयानों की एक उम्र होती है, ये कितने दिन चलेगा क्या नहीं चलेगा, एक नया मुद्दा आ जाएगा, अब चुनावों में लग जाएंगे, दिल्ली के चुनावों में। आज जिस रूप में का चुनावों की घोषणा हो गई 5 फरवरी को होंगे, अब दिल्ली में जिस तरीके का चुनाव हो रहा है वहां आप देखिए कांग्रेस और भाजपा एक हो रही है। जो अंदर खाने जो जानकारी आ रही है वहां कांग्रेस भाजपा एक होके आम आदमी पार्टी को किसी न किसी तरीके से सत्ता से बाहर करना चाहती है। कांग्रेस की भी ये मंशा है कि एक बार कहीं ना कहीं हम इस आप पार्टी को कहीं से हटा दें सत्ता से, तो आने वाले समय में हो सकता है सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का हो जाए। तो आप देखिए कि इस बयान की उम्र कितनी होती है, कितने दिन तक ये चलता है, ये देखने वाली बात है। जी मीना जी। जी, राकेश वशिष्ठ जी, बयानों की ऐसी उम्र छोटी होती है क्योंकि हम छोटी रखना चाहते हैं। जिन मुद्दों को हम जिंदा रखना चाहते हैं, शांति धारीवाल ने विधानसभा में बयान दिया, विपक्ष ने उसे बार बार जब जब जरूरत हुई इस्तेमाल किया, लेकिन विपक्ष पे रहते हुए सत्ता पक्ष को मजबूर नहीं कर पाए कि वो शांति धारीवाल के खिलाफ कोई मजबूत कदम उठाए, क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता थे और उनके द्वारा दिया गया बयान मस्खरी में था, इसलिए चल गया। तो वैसे ही रमेश विदुड़ी के बयान को विपक्ष, अशोक गहलोत जी और हथियार तो बनाते रहेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी हमारे देश में और हमारे समाज में कि ऐसे बयानों के बाद नैतिक जिम्मेदारी में व्यक्ति खुद और जो पार्टी है वो ऐसा कदम उठाए कि कोई दूसरा ऐसा बयान देने से पहले बार बार सोचे, क्योंकि जहां पद जाने की का डर है वहां सब कुछ आदमी याद रखता है। देखिए मीना जी, हिंदुस्तान की राजनीति वोटों पर आधारित है और हर नेता का जो भी चुनाव में खड़ा होता है उसका उद्देश्य येन केन प्रकीर्ण, वो दल चाहे कोई भी हो, हर दल के नेता, उनका उद्देश्य ये होता है कैसे भी चुनाव जीते हैं। लेकिन इस तरह के जो बयान आते हैं कि समाज में क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखने की सबसे बड़ी बात है। अगर समाज ही इसकी प्रतिक्रिया देने लग जाए और इस बात को अंगीकार कर ले कि हम ऐसे बदतमीज नेताओं को अपने मतदान का नहीं करें, तो बहुत कुछ सुधर सकता है। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। हालात ये है कि जो उस नेता का कोई भी हो, हर नेता का अपना वोट बैंक होता है। उसको इस शब्दावली से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसका नेता क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। वो तो इस बात को करता है कि मेरा नेता कहीं हट ना हो, इसके लिए वो उसके साथ एकजुट होकर खड़ा होता है। अब मैं चर्चा देखता रहता हूँ टीवी पर, उसमें बात आ रही थी कि रमेश विदुड़ी की जो राजनीतिक स्थिति है वो ये है कि दिल्ली के अंदर तो मजबूत नेता हैं, गुजरों के बड़े नेता हैं, कि जहां इनको ज्यादा टारगेट किया जाएगा वहां इनका जो वोटर है वो ज्यादा एकजुट होगा।
और खास तौर से इनकी कम्युनिटी का जो वोटर है इनका, वो ज्यादा एकजुट होगा कि कहीं हमारे नेता को कहीं हट ना हो जाए। तो वो सारी पॉलिटिक्स उस हिसाब से चल रही है। बहुत से नेता हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और इस समय आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से उम्मीद ना करें कि वो ऐसे समय में अपने एक प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। कोई नहीं करता। कहने की बात अलग होती है, चाहे इसकी जगह कांग्रेस पार्टी भी होगी तो अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, और खेद व्यक्त करके रह जाते हैं। और हम जनता की, हमारी मेमोरी इतनी कमजोर है कि हम इन सब बातों को भूल भी जाते हैं। क्या अब भूल गए हम लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था हेमा मालिनी के बारे में? बिल्कुल कोई बिल्कुल चर्चा बिल्कुल नहीं करता इस बात का। और बिल्कुल उसी लालू बिल्कुल प्रसाद यादव से कांग्रेस का एकजुटता हो रही है। तो ये सारी बातें कहने की अलग होती हैं, जी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। तो ये इस तरह की बात में जब तक समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा, इस तरह की कोई बात आगे की आपको न कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। और राजनीति जिस हिसाब से चल रही है उसमें अभी ऐसी भाषा का और ज्यादा उपयोग होने लगेगा, ऐसा अभी से मुझे लगने लगा है। आपको लगने लगा है तो वो समाज में जो कुछ हो रहा है वो देखने के बाद ही आप बता रहे हैं, और समाज को ये बातें बुरी नहीं लगती क्योंकि समाज में तो ऐसी बातें रोज होती हैं। और समाज में जब ऐसी बातें रोज होंगी और हमारे राजनेता जब ऐसा मंच से बोल भी देंगे तो समाज में उसकी कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी। ऐसे में डॉक्टर मुनीश अरोड़ा जी एक जी बात कहना जी चाहता हूँ। राकेश जी देखिए, राकेश जी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और इस तरह की भाषा का उपयोग हमारी सामाजिक परिवेश के आधार पर होता है। मैं नहीं समझता कि हमारे जो बैठे हुए हैं राजीव जैन जी हैं, चाहे मुनीश अरोड़ा जी हैं, और हम हैं, या इस तरह की कभी कोई भाषा का उपयोग करते होंगे, कि हमारा जो परिवेश है वो इस तरह का नहीं है गाली गलौज की भाषा का उपयोग करें। अगर जी हम साला शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो हमको बड़ा बुरा लगता है कि अगर कोई हमारे सामने कह दे। और बहुत लोगों को जो आप जिन गालियों का उपयोग आप बता रही थी, इस तरह की गालियों का उपयोग करना उनकी आम बात है। अब हमारे भरतपुर जी के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि भरतपुर में आम भाषा में बड़ी वाली गालियां देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो देहाती, जो पैसे सामाजिक परिवेश के आदमी हैं, वो इस तरह का उपयोग करते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे और अपने सामाजिक परिवेश वाले, जो जिनका जी सामाजिक परिवेश इस तरह का है जहाँ जी गालियां स्वीकार नहीं की जा सकती, वहां इस तरह का हम्म नहीं होता। जी, लेकिन राजनेता तो आदर्श होते हैं समाज में, और जो तो उस हिसाब आदर्श लाखों लाखों लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो समझ में क्या आता है डॉक्टर मुनीश अरोड़ा? जी एक बात जी और राकेश मीना जी, हाँ जी परिवेश की आपको बता दूं। जी भरतपुर जी में राकेश अशोक गहलोत जी आए थे। हम्म मैं एक भरतपुर के वर्तमान में वो जो कई राजनीतिक दलों में रहे हैं, वर्तमान में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है भरतपुर के। मैंने खुद ने सुना सर्किट हाउस में वो उनके सामने गालियां दे रहे थे, क्यों हम्म उनके अनुयायियों को सर्किट हाउस में पुलिस ने रोक दिया था। तो वो धड़धड़ाते आए, अपनी गाड़ी से सीधे अंदर पहुंचे, और जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत, उनके सामने गाली देते हुए बोले कि फलाने क्या तुमको वोट दे देंगे। दो चार गालियां जिनका मैं उपयोग नहीं कर सकता। तो ये हम्म सामाजिक परिवेश की बातें हैं। कहने की बात अलग होती है और समझने की बात ही अलग होती है, और उपदेश देने की बात अलग होती है। यही तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तो ये समर्थन कर बात रहा हूँ आपका, मैं आप ही जी का समर्थन कर रहा जी हूँ। की बात जी मैं की उदाहरण बात देकर कर रहा समर्थन हूँ किया मैंने जिन आपकी बात नेता जी का वो जी जिक्र कर रहे हैं, वो एक सार्वजनिक समारोह, सार्वजनिक सभा में उसी गालियों का उपयोग करते रहे, और वो काफी मतलब उनका वायरल भी हुआ। अभी साल 2 साल पुरानी बात है राकेश जी, आप तो जानते होंगे, उन्हीं जिन नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं का एक मतलब सार्वजनिक सभा में वो इस तरीके की भाषा सेवरल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके तो आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हाँ हाँ उनकी स्थिति यह है कि उनका जो वोटर बड़ा खुश होता है इस बात को कि हम्म हमारे नेता ने, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि वो नेता ने उसको सामने ऐसा कह दिया, हमारे जी नेता ने चीफ मिनिस्टर के सामने ऐसा कह दिया, कुछ नहीं कर पाया। मीना जी जी, तो मैं ये उनका जो एक वोटर है वो जिक्र कर महसूस देता होता हूँ, है इस बात ये तो का। अभी की बात है, एक एक उदाहरण के साथ आपसे इस बात को आगे बढ़ाऊंगी। जी बोलिए पहले राजीव जैन जी आप। नहीं, मैं सिर्फ यही कह रहा था कि ये चीज आज विदुड़ी ने मतलब एक अपमानजनक टिप्पणी की, एक नाम लेकर कहीं, लेकिन और भी तरीके की टिप्पणियां अपमानजनक जो कही जा सकती है महिलाओं के प्रति, तो वो आज से 20-25 साल पहले एक बहुत बड़े नेता के नागौर के थे, जो अब दिवंगत है, केंद्र में मंत्री और बहुत बड़े नेता रहे, तो उनके बारे में तो एक आम चर्चा थी। वो अपनी सभाओं में जहाँ महिलाएं बैठी रहती थी, वो सीधे कहते थे कि अब महिलाएं जाओ घरों में, मेरे को अपनी हम्म बात कहनी है, तो वो उस ढंग से हम्म बात करते थे।
लोग तालियां भी बजाते थे, उनके समर्थन भी करते थे। तो जी। उस तरीके की चीजें भी रही हैं। अब ये इस तरीके की चीज आई, जैसे मैं पूर्व में भी कह चुका, राकेश जी भी उसी से सहमत थे कमोबेश, कहीं कि इन बयानों की उम्र कितनी होती है अब देखने वाली बात है। बाद में कभी चर्चा होगी तो अरे यार फलाने नेता ने इस तरीके की बात की, नहीं कहनी चाहिए, अब ये कह रहा है, वो कह रहा है, बस वो उस तरीके की चर्चाओं में ये रह जाएगा। जी। पौरुष भारद्वाज जी, आपके पास आऊंगी मैं, उससे पहले डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, जब पूरा समाज ही इस तरह का है, हमारे यहाँ कहावत है पूरे कुएं में भांग पड़ी है, तो फिर क्या होगा? कितनी उम्मीद की जाए? अशोक गहलोत जी की आपत्ति और उनका कष्ट कितना लंबा, वही जैसे इन बयानों की उम्र नहीं होती वैसे इस विरोध की भी उम्र नहीं होगी। मीना जी, बहुत ये बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। अगर उस तरह की सोच के साथ अगर हम समाज को आगे ले जाएंगे तो बहुत गलत है। एक तरफ हम राजनीतिक में शुचिता की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, बालिका शिक्षा की बात करते हैं, और उस दूसरी तरफ लालू प्रसाद के 20 साल पुराने दिए बयान को दोबारा नाम बदल के आप रिपीट करते हैं, तो नेताओं की मानसिकता किधर जा रही है? क्या हम ये देश को देना चाहते हैं? क्या हम देश को ये देना चाहते हैं? ऑफ द रिकॉर्ड हमने भी बहुत कुछ देखा है। नेताओं को महिलाओं के खिलाफ, महिला नेत्रियों के खिलाफ क्या क्या टिप्पणियां की जाती है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम। वसुंधरा राजे के खिलाफ और किसी के खिलाफ, कितने लोगों के खिलाफ हमने देखा है, खुल के देखा है। मगर क्या ये अच्छी बात है मीना जी? ये इस समाज का गिरते हुए स्तर को बता रहा है, और राजनीतिक पार्टियों के शिक्षित नेतृत्व को अब आगे आना चाहिए अगर उनको अपनी इज्जत समाज में बचानी है तो। वरना उनमें और उठाईगिरियों में क्या फर्क है? अगर वो इस तरह की बातें खुले मंच से करेंगे तो। महिला सम्मान की आप बात करते हैं, महिला रक्षा की बात करते हैं आप, और इस तरह की सोच रखते हैं आप। क्या राजनीतिक दल देना चाह रहे हैं इस देश को? क्या राजनीतिक दलों की सोच होती जा रही है? क्या खाली वोट बैंक की सब कुछ है? क्या वोट बैंक से आगे कोई दुनिया नहीं है? वोट तो आएंगे और चले जाएंगे, चुनाव 5 साल बाद आते हैं, चले जाते हैं। क्या महिला सम्मान पे जो ठेस लगती है उसको वापस लाया जा सकता है? क्या महिला ये नहीं सोचेगी, एक तरफ तो आप हमें बसें फ्री दे रहे हो, हमारे लिए पेंशन की व्यवस्था कर रहे हो, और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ ये सोच रख रहे हो? देश की आधी आबादी है महिलाएं। उस आधी आबादी के प्रति आपकी क्या सोच है देश के अंदर? किस तरह का नेतृत्व आप देना चाह रहे हैं? आप अपने आप को देश का नेता मानते हैं, नेतृत्वकर्ता मानते हैं। अगर ये सोच के साथ अगर आप नेतृत्व देना चाहते हैं तो लानत है ऐसी नेतागिरी पर। जी। बंद कर देनी चाहिए इनकी नेतागिरी, उनका बायकॉट होना चाहिए मीना जी। जी, लेकिन करता कौन है? बायकॉट करता कौन है? पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी बेहतर ढंग से जानते हैं कि शांति धारीवाल जी को तो अभी महाराष्ट्र में पवार साहब ने और दूसरे नेताओं ने क्या किया? जनता 2,000 रुपए में बिकेगी, और उसमें और वेश्याओं में क्या फर्क है? ये शब्द आए हैं, ये भी तो हमने सुने हैं। नेताओं की ये सोच है वोट बैंक के प्रति। तो ये जो विदुड़ी का बयान है वो उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं। जनता के वोटों की कीमत वेश्याओं से जोड़ रहे हैं आप। नेताओं की सोच तो यहाँ तक गिरी है मीना जी। किस चीज की बात करते हैं हम? नेता में, राजनीति में सुचिता की बात करने के लिए हम आते हैं। आप ये डिबेट रख रहे हैं कि समाज में क्या मैसेज जाए, समाज में क्या होना चाहिए, ये जाए, पर क्या मैसेज जा रहा है? जी, किस तरह के इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी जागरूक हो, नागरिक जागरूक हो कि कम से कम इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल। पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व भी दोषी है। अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह के बयानों पर चुप रहता है, इस तरह के बयानों पर चुप रहता है पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, तो सीधी बात है कि उसमें सहमति है नेतृत्व की, उस सहमति के साथ ही जी। तो शांति धारीवाल ने जब बयान दिया था तो अशोक गहलोत जी की सहमति थी, चुप थे, वो कैबिनेट मंत्री थे, उनको तो लगता था लड़के ऐसी आवारागर्दी करते हैं। वैसे ही यहाँ पर विदुड़ी के बयान पर चुप्पी है, तो अशोक गहलोत जी को मुलायम सिंह यादव ने कहा था ये बात, बिल्कुल कहा था। तो ऐसे में बाद में आए थे नेताओं की जो मानसिकता है ना मीना जी, पूरे देश में देख लो, बयानों को अगर आप कंपेयर करेंगे वन और अनदर सेम पैटर्न के ऊपर है, कहीं चेंज नजर नहीं आएगा आपको। तो इस देश के युवाओं को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के नागरिकों को, इस देश के बुद्धिजीवियों को तय करना है
कि उन्हें ऐसे नेताओं को देश की राजनीति में जगह देनी है या नहीं, देनी चाहिए या नहीं। उनके वोट की ताकत से वो इस तरह के बयानों को रोक सकते हैं, इस तरह के नेताओं को देश की विधानसभाओं और संसद में जाने से रोक सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि हमारे समाज में, सभ्य समाज में इस तरह की शब्दावली अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिक लीडर्स को शोभा नहीं देती है, तो शुरुआत हमें समाज से भी करनी होगी कि समाज भी इस तरह के शब्दावली से बचे। हमारे देश में, समाज में महिलाओं के लिए सम्मान सूचक शब्दों की जगह बनाए और महिलाओं के लिए जो हमने बहुत सारी अपने रोजाना की डिस्कशन में जितनी गालियां तय की हुई है उनको हटाएं हमारी डिक्शनरी से, सामाजिक डिक्शनरी से। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।